लिए यहाँ पर लाया है। और यह पोम का हेडिंग है अ टाइगर इन द जू, और इस पोम को कंपोज किया है नेस्ले नॉरिस ने। नेस्ले नॉरिस इज द कंपोजर। ही वॉज ए वॉल्स पोएट, वॉल्स के कवि थे, और केवल कवि ही नहीं, इन्होंने स्टोरी राइटिंग भी की है और बहुत नाम भी कमाया है। स्टूडेंट्स, इस पोएट्री में टोटल 5 स्टेंजाज हैं, और इस 5 स्टेंजाज में पोएट ने कंट्रास्ट दिखाया है टाइगर के लिए। ऐसा टाइगर जो कि जू में रहता है, और इन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट किया है कि टाइगर जिसे कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए था। सो दिस पोएट्री रन्स फ्रॉम जू टू जंगल एंड अगेन कम्स बैक फ्रॉम जंगल टू जू, राइट। जबकि मैं इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करूं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स, just go ahead and subscribe my channel, and please do not forget to hit on this bell icon, ताकि जब कभी मैं यहाँ से कुछ अपडेट करूँ उसकी जानकारी एट ए टाइम आपको मिल जाए। और those who have already subscribed me, I request them particularly and especially, please share me and never forget to comment on the given comment box, correct? So let's start the poetry now. He talks in his favorite strips the few steps of his case on parts of velvet quiet in his quiet race. This is the very first stanza of this poem. He means he denotes here tiger. Stalks means walks. He walks इन विविड स्ट्रिप्स। सी, यह टाइगर है और इसके बॉडी पर स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं, जो द स्पेशल बॉडी स्ट्रिप्स ऑफ द टाइगर। सो ही सेज ही स्टॉक्स, ही मीन्स ही वॉक्स इन हिज फेवरेट स्ट्रिप्स, राइट। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्योंकि वह केज में है। आपने देखा होगा जू के अंदर टाइगर को केज के अंदर रखा जाता है। So it is very restricted area. That's why the poet has used here few steps, right? He lives in a very restricted area on pad of velvet quiet in his quiet race. बाघ की ऐसी आदत होती है कि उसके जो पाँव होते हैं वे काफ़ी गद्देदार होते हैं। जब वह चलता है तो हार्डली वह रिकॉग्नाइज्ड हो सकता है किसी के माध्यम से, बड़ी धीमे से वह चलता है, उसके पाँव बड़े गद्देदार होते हैं। इसलिए पोएट लिखता है यहाँ वेलवेटी, वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट। कैसे चलता है वह पैड्स ऑफ वेलवेट पर? क्वाइट, राइट। लेकिन वह खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बंधन में है ना, ही इज लिविंग इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सो ही इज क्वाइट रेज। क्वाइट मतलब होता है शांत, और रेज मतलब होता है गुस्सा। वह शांत तो उसका दिखाई पड़ रहा है, लेकिन है वह गुस्से में, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टेंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, स्लाइडिंग थ्रू ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पर दूसरे स्टेंजा में कवि ने उसके नेचुरल हैबिटेट के बारे में बताया है, उसे कहाँ होना चाहिए था। जू इज नॉट द नेचुरल प्लेस, जू इज नॉट द place for a tiger, he says, because he was an animal lover. So he says Jew is definitely not the perfect place of the tiger. Where should he be? He should be in grassland. पता है कि grassland का यह जीव है जो अपने आप को छुपाता है घासों के बीच में। यही बात को लिखा है कवि ने, लर्किंग मतलब छुपाना, छद्म। He should be lurking in shadow, अपने शैडो को वह छुपाता कहाँ? थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों के बीच में। वह घास कहाँ पाया जाता है? कभी डिफाइन कर रहे हैं, नियर द वाटर होल। वाटर होल मीन्स नियर द वाटर शोर्स लाइक पॉन्ड, रिवर एटसेट्रा, वेयर प्लम डियर पास। प्लम मीन्स फ्लैशी, मोटा। यह जो वाटर होल है, इट इज द प्रोबेबल प्लेस where deer are supposed to come, and in order to make them prey,
The tiger should slide on that locality. This is the perspective. This is the perfect place for a tiger, he says. Again, let's see what he says again. Right? We moves on the next stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. यह प्रायः हम लोग घटना सुनते हैं कि जंगल के आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ पर घूमते टहलते ड्यूरिंग द नाइट टाइगर चले जाते हैं। तो वह कह रहा है कि एक तो उसका वह नेटिव प्लेस था ही साथ ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड द हाउस। उसे हाउस के आसपास, स्नैरिंग मीन्स ए स्पेशल टाइप ऑफ वॉइस दैट ए टाइगर प्रोड्यूस, गुर्राना जिसे हिंदी में कहते हैं, उसे गुर्राना चाहिए था घर के चारों ओर। कौन से, किस घर के चारों ओर? एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे जो गांव हैं उस घर के चारों ओर उसे गुर्राना चाहिए था। बेयरिंग विथ वाइट फ्लैंक्स, वाइट फ्लैंक्स मीन्स शार्प टीथ और शार्प क्लॉज के साथ उसे गुर्राना चाहिए था हाउस के पास, ताकि वहाँ के लोग भयभीत हो जाते। Terrorizing the village. This is the natural habit and style of a tiger. But what a hell. But he is locked in a concrete cell, right? Tiger is supposed to be the king of the jungle, but here in the zoo, he is locked in a concrete cell. His strength behind bar, उसकी ताकत को बांध दिया गया है। बिहाइंड बार मतलब जेल के अंदर डाल दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। उसका जो वॉकिंग एरिया है वो एरिया है उसका केज। और हम लोग देखने के लिए जाते हैं जू में बाघ को। एक्चुअली पोएट का कहना है कि इन जू a tiger totally ignored the visitors because he is not satisfied. He is not in the pleasure mood. He is not paying any interest to see the visitor. That's why he says ignoring visitors. Right? Okay. Let's move in the next stanza. What it says. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. क्योंकि दिन भर जू में तो काफ़ी भीड़ बनी रहती है। Many people come to visit zoo, and in the zoo particularly the animals, but at night उसे सुनाई केवल पड़ता है पेट्रोलिंग कार की आवाज़। पेट्रोलिंग कार की आवाज़ मतलब जू के जो केयर टेकर होते हैं रात में कार से पेट्रोल करते हैं देखने के लिए कि सारी व्यवस्थाएं ठीक तो है ना, right? So that time the tiger feels totally alone. Loneliness prevails in his mind and his thought. He only hears the patrolling car, and that time he stares the stars of the sky that is innumerable and bright. Similarly, there are innumerable hope within the bright eyes of the tiger, right? So this is the meaning of this poetry. Now it is time to discover some literary devices which we say that has been used in this poem, right? Let's see in the very first stanza, the poet has used he pronouns for the tiger. तो he pronouns का use किया है, it means he has used personification. It is the personification, right? Again, pad of velvet, it is a comparison, so it is a metaphor. Here personification and here metaphor. Here we see quite raise, both are the opposite words. This type of the both opposite words are used in the same sentence altogether. It is called oxymoron. So it is oxymoron, right? So there are some figure of speeches that has been used here. Now let's check rhyming scheme
if I say it A, strips, case, B, quiet, C, raise, B, because cage and raise rhymes all together. So the rhyming scheme of this poem is A, B, C, B, and this scheme continues in the total and entire poem. Correct, students? Now I have faith and hope कि आपको यह पोएट्री समझ में आई होगी, इसके राइमिंग स्कीम और इसके फिगर ऑफ स्पीच को भी आपने समझ लिया होगा. नाउ इट इज़ योर टर्न. Just go ahead, again I repeat, and subscribe this channel. After subscribing, please hit on the bell icon, and those who have already subscribed, please share it as many as you can, and never forget to write your comments in the given comments box. Correct? So next time I will definitely come back with some new chapter. Till now, bye bye.